तो आप लोगों ने देखा था कि पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, इसका हमने समझ लिया था मीनिंग भी कि आखिर एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एग्जाम में आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मैंने इसकी भी बात कर दी थी। और उसके बाद मैंने बताया था ये दो तरह की हैं, एक है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक थी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर वो थे जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर्स वो थी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट आखिर किसे कहा जाता है, व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम उसके आगे की बात करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। देखो भाई, अब आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, जो हम स्टार्ट करेंगे वो तो बड़ा बेसिक सा पार्ट है, लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार फिजिक्स में हर जगह पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए पहले हम सिंपल सी बात है जिसको हम समझ लेते हैं क्या है, फिर आगे की बात करते हैं। सुनिए, अब आज की क्लास में जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो टॉपिक कुछ नहीं है, सिंपल सा, दैट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स। अब सुनिए जरा, व्हाट इज काइनेमैटिक्स, आखिर काइनेमैटिक्स किसे कहा जाता है। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जिनका माइक ऑन है। अब देखो काइनेमैटिक्स किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। देखिए ऐसा है कि मैं काइनेमैटिक्स ना डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकता। एक्चुअल में मैं इसके पहले आपका थोड़ा सा एक बेस बताता हूँ, बेस बनाता हूँ। सुनिए ध्यान से क्या चीज है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। आप सभी लोगों को पता है कि फिजिक्स किसे कहा जाता है, ये मैं पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। जिनको नहीं पता वो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं लास्ट क्लासेस आप लोगों को दे दूंगा, देख लेना उसमें से। अब देखो फिजिक्स ना एक या दो चीजों की स्टडी नहीं करती, हम फिजिक्स में बहुत सारी चीजों की स्टडी करते हैं, काफी सारी चीजों की। और जिस जिस चीज की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं ना, हमने उन चीजों के लिए फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस बना दी है। जैसे हम लोग फिजिक्स के अंदर ना हीट के बारे में भी पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर हम लोग लाइट के बारे में भी पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर हम लोग करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, फिजिक्स में अलग अलग ब्रांचेस बना दी अलग अलग चीजों की स्टडी करने के लिए। तो एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग हीट और टेम्परेचर को स्टडी करते हैं, उसका नाम रख दिया थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरीके से फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की स्टडी करते हैं, मिरर के बारे में पढ़ते हैं, लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, इस ब्रांच का नाम हमने रख दिया ऑप्टिक्स। आपने नाम सुना ही होगा। इसके अलावा फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच बनाई जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए हमने अलग नाम रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने हीट और टेम्परेचर की बात की, जिस तरह से हमने लाइट के लिए अलग ब्रांच की बात की, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक करंट के लिए अलग ब्रांच की बात की, ठीक उसी तरीके से फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और इसी ब्रांच का एक अलग नाम रखा गया है, उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है मैकेनिक्स, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, व्हाट इज मैकेनिक्स। तो कहते हैं कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग ना मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को कहा जाता है मैकेनिक्स। जैसे सिंपल वे में अगर हम बोले, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, तो हम उसकी मोशन की स्टडी करेंगे जिस ब्रांच में, उसी ब्रांच को मैकेनिक्स कहा जाता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर बोली जाए तो कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of material objects is called mechanics। इस ब्रांच को मैकेनिक्स कहा जाता है। अब मैकेनिक्स को आगे फिर से तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इसकी तीन ब्रांचेस और हैं। एक ब्रांच होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, और एक ब्रांच होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। एक ब्रांच होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं काइनेमैटिक्स, दैट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स।
और एक ब्रांच और होती है जिससे हम लोग नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। इसे कहा जाता है डायनामिक्स। अब आप लोगों की किताब में जो ब्रांच गिवन है वो ब्रांच कौन सी है, दैट इज काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर के अंदर जो ब्रांच हमें पढ़नी है वो काइनेमेटिक्स है। तो हमारी किताब में जो डेफिनेशन दी है, हमारी किताब में जो बात कही गई है वो सीधा काइनेमेटिक्स के बारे में बताई गई है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं भी आप लोगों को इसी को बताने वाला हूं ढंग से। लेकिन हाँ, हम थोड़ा जान लेंगे कि अच्छा काइनेमेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूं। तो सुनिए ध्यान से, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स की 3 अलग अलग ब्रांचेस फिर से हैं। पहला है स्टैटिस्टिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा डायनेमिक्स। स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच होती है किसकी, मैकेनिक्स की, जिसके अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पर होते हैं, जो कि रुके हुए होते हैं। उन ऑब्जेक्ट की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसी को कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। तो आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी कि मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो रेस्ट पर होते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब इसके बाद आता है काइनेमेटिक्स, और क्या आता है, डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो किसके अंदर होते हैं, मोशन में। और डायनामिक्स में भी हम उन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो किसके अंदर होते हैं, मोशन में। अब सवाल आता है ये कि सर ये तो समझ में आ गया कि हम इसके अंदर उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जो रेस्ट पर होंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि इसमें भी उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं, इसमें भी उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं, तो फिर इन दोनों में फर्क किस बात का हुआ? ये दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं, ये भी मोशन को स्टडी कर रहा है और ये भी मोशन को स्टडी कर रहा है। अब मैं आपको फर्क समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं बिना ये जाने कि वो मोशन क्यों हुआ, उस मोशन के पीछे का रीजन क्या था, उस मोशन का कॉज क्या था। कहा जाता है काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of the material object without going into the cause of motion। एक ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं बिना ये जाने कि आखिर वो मोशन क्यों हुआ और किस वजह से उस बॉडी के अंदर ये मोशन आया है। बिना इस चीज को जाने अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोशन पढ़ोगे तो आप उस ब्रांच को क्या बोलोगे, काइनेमैटिक्स। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ना मोशन तो पढ़ना ही है, साथ के साथ ये भी पढ़ना पड़ेगा कि आखिर वो मोशन क्यों हुआ। इसके अंदर कॉज ऑफ मोशन भी जानना है और इसके अंदर हमें मोशन के रीजन को नहीं जानना कि मोशन क्यों हुआ, सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस एक ही चीज पे रखना है कि भाई मोशन की स्टडी करनी। क्या मतलब है, मैं थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लीजिए अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ूं तो ये ऊपर से कहां गिरना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ। अब आप बोलोगे सर घड़ी में मैंने टाइम देखा, टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन बदलती जा रही है, जैसे जैसे घड़ी में वक्त बीत रहा है इसकी पोजीशन बदलती जा रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर से कहां गिरता जा रहा है, नीचे की तरफ। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन बदलती जा रही है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किस में है, ये तो मोशन में है और मुझे मोशन की ही तो स्टडी करनी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये क्यों गिर रहा है तो आप बोलोगे सर नीचे जमीन है और उसकी ग्रेविटी की वजह से ये नीचे खींचा चला जा रहा है, इस वजह से ये नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन याद रखना काइनेमैटिक्स में हमें ये नहीं पढ़ना कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों मोशन कर रहा है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, मोशन, और सिर्फ मोशन की स्टडी करना बिना ये जाने कि वो मोशन क्यों हुआ। इसी ब्रांच को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। अब सुनिए, और अगर डायनेमिक्स की बात करूं तो डायनेमिक्स में आपको यह भी जानना पड़ेगा कि मोशन क्यों हो रहा है। डायनेमिक्स में आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि मोशन के बारे में भी स्टडी करोगे और साथ में मोशन के रीजन को भी जानोगे। उसी ब्रांच को हमने नाम दे दिया डायनेमिक्स। अब जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको अपने हाथ पर रखा
और मैंने इसमें एक धागा बांधा और इसे अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। अब जब खींचूंगा तो ये धीरे धीरे मेरी तरफ मूव करेगा। अब मुझे बस इसके मोशन को स्टडी करना है, मोशन को स्टडी करना है बस, ये नहीं जानना कि इसको कौन खींच रहा है, कहां से फोर्स लग रहा है, ये क्यों मोशन कर रहा है। तो एक सिंपल वे में बोला जाए तो हमारा पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए, क्योंकि हमारी किताब में सिर्फ इसके बारे में जिक्र है, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में कुछ नहीं बता रखा इस चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने इसके अलावा इनको इसलिए डिस्कस कर दिया ताकि आपको इसका एक बैकग्राउंड पता चल जाए कि अच्छा ये किसकी ब्रांच होती है। तो अब हम यहाँ पर से डिस्कशन करते हैं। किसी का माइक ओपन रह गया। अब मैं एक सिंपल शब्दों में बताता हूँ आप लोगों को, आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो मुझे सिर्फ बताना है क्या, काइनेमेटिक्स। तो मैं ये कहूंगा कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of material object without going into the cause of motion, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, that is called kinematics। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये एक रोड है, इस रोड पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इस जगह पर, अब ये ऑब्जेक्ट यहां से चला और यहां जाके पहुंचा, इस पॉइंट का नाम रख दिया A और इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया B। अगर आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ इतना देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कहां से चला, कहां पहुंचा, कितनी स्पीड से चला, कितने बजे चला, कब पहुंचेगा, कितनी स्पीड से गया, कितनी स्पीड से आया, इन सब की स्टडी बिना ये जाने कि ये क्यों चला। तो अगर आप ये सब चीजें पढ़ेंगे तो इसका मतलब आप क्या स्टडी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि काइनेमेटिक्स किसे कहा जाता है। और बिल्कुल एक मिनट में इसको अगर रिवाइज करूं तो क्या बोलूंगा, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, उसे मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की 3 अलग अलग ब्रांचेस है, पहली स्टैटिस्टिक्स, दूसरी काइनेमेटिक्स, तीसरी डायनामिक्स। स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसमें हम उन मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो किस पर होते हैं, रेस्ट पर। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो किसमें होते हैं, मोशन में, लेकिन बिना उनके मोशन के रीजन को जाने हुए। और तीसरा होता है डायनेमिक्स जिसके अंदर हम लोग मोशन के साथ साथ ये भी स्टडी करते हैं कि आखिर वो मोशन क्यों हुआ। तो अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि आखिर ये काइनेमेटिक्स किसे कहा जाता है, और इसकी डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिखी हुई है, आपको नोट्स अभी क्लास के बाद मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे की बात। तो मैंने बता दिया व्हाट इज काइनेमेटिक्स। अब भाई सुनो ध्यान से, अब तक जो चीजें चल रही थी ना वो एक तरह से डेफिनेशंस थी। अभी भी हम लोग ना कुछ बातें जानेंगे समझेंगे, लेकिन अब जो सीखोगे ना वो सब कुछ आगे की फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए अब पूरा प्रॉपर फोकस करना ढंग से। क्या बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज। सुनिए, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे हम सिंपल वे में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सुनिएगा भाई ध्यान से, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसे कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो ये वर्ड ना, ये शब्द ना ऐसे हैं जो हमेशा काम आएंगे, ऑलवेज। इस चैप्टर में पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया, आगे और भी कई जगह पर सवालों का जवाब देने में, चीजों को बताने में, एक्सप्लेन करने में, वहां ये काम आएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, समझना जरा ध्यान से। अच्छा, सबसे पहली चीज तो एक सिंपल वे में मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि मेरे सामने ना यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये ट्यूबलाइट कितने डिस्टेंस पर होगी। सपोज कर लीजिए अगर आप मेरी क्लास में बैठे हो और मैं आपसे पूछूं कि ये ट्यूबलाइट कितने डिस्टेंस पर है, तो सभी बच्चे अपना अपना जवाब अलग अलग बताते हैं। सर ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। आप अभी भी जहां पर भी बैठ के क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए आपके कमरे में किसी दीवार पर घड़ी लगी हुई है, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताना जरा घड़ी का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ऐसी ही सिंपल सी बात मैं भी जब बच्चों से पूछता हूँ, मेरी क्लास के अंदर जब ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से अंदाजा बताते हैं, सर 4 मीटर दूरी पर ये ट्यूबलाइट है या ये घड़ी है। अब जब वो बोलते हैं सर 4 मीटर डिस्टेंस पर है ये ट्यूबलाइट, तब मैं उनसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, बेटा 4 मीटर कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो 4 मीटर नापा होगा ना आपने। तब बच्चे बोलते हैं सर मेरे पास से 4 मीटर के डिस्टेंस पर है ट्यूबलाइट। अब मैं अगला सवाल पूछता हूँ, बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पास से डिस्टेंस नाप के बताया।
तो फिर वो बोलते हैं हाँ सर मुझे बताना चाहिए था कि मेरे पास से इस ट्यूबलाइट का डिस्टेंस 4 मीटर है। यानी कि फिजिक्स में अगर आप किसी भी चीज का डिस्टेंस बताते हो कि ये चीज कितनी दूरी पर है, तो आपको पहले इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा, श्योर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं इस ट्यूबलाइट का डिस्टेंस, इस घड़ी का डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस जगह से नाप रहा हूं। यानी कि आपको कोई ना कोई पॉइंट चाहिए जहां से आप उसका डिस्टेंस नाप सको, और जिस जगह को आप लोग इस्तेमाल करोगे एज अ रेफरेंस, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, और हम लोग उसी को ओरिजिन की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो अब से अगर कोई तुमसे पूछे कि बताना जरा कि इस ट्यूबलाइट का या इस टेबल का या इस बॉटल का डिस्टेंस क्या है, तो आप सबसे पहले बोलोगे सर ये रहा मेरा रेफरेंस पॉइंट और उस बॉटल का डिस्टेंस 4 मीटर है। तब मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे ने बोला ये पॉइंट मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है और बॉटल का डिस्टेंस अब इसमें 4 मीटर का है, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस बॉटल का डिस्टेंस इस रेफरेंस पॉइंट से कितना है, 4 मीटर, और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। यानी कि अगर कोई तुम सवाल कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, किसी सवाल का जवाब दे रहे हो, तो ऐसे नहीं बोलोगे कि सर 10 मीटर दूर है। आपको बताना पड़ेगा कि कहां से 10 मीटर दूर है, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, और जिस जगह से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करोगे, नापोगे, उसी पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट बोलोगे, और उसी को हम लोग ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। और ओरिजिन मानने का मतलब है कि अब मैं सभी डिस्टेंसेस यहीं से नापने वाला। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ठीक है, फिजिक्स में हमें बातों को समझाने के लिए ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट का लेना जरूरी है, तो ये हमें पता चल गया, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अब एक और बात समझते हैं, क्या है, समझना बिल्कुल ध्यान से। देखो सिंपल वे लेना, आपको अगर मैं बताऊं तो पुराने जमाने में, हम अभी उस पर आ रहे हैं, देखते रहना बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है डेफिनेशन लिखवा दो और तुम उसे याद कर लो। एक बार ये बात बैठ गई दिमाग में ना, फिर आप कहीं पे भी अटकोगे नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनिए, पता है आपको पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो राजा महाराजा अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, बहुत सारी चीजें। वो लोग नाच गाना देखते थे, जुआ खेला करते थे, शतरंज खेलते थे, शिकार पर जाया करते थे। इसके अलावा वो अपने नौकरों को और गुलामों का इस्तेमाल करते थे गेम्स करवाने के लिए, खेल कूद के लिए, रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल करते थे। रेसिंग मतलब 2-3 गुलामों को उठाया, 4-5 लोगों को उठाया, एक लाइन से खड़ा कर दिया और बोला चलो दौड़ो, जो सबसे तेज सबसे आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा, और जो सबसे पीछे रह जाएगा, हार जाएगा, उसे या तो जेल में बंद कर देते थे या हाथी से कुचलवा देते थे। वो अलग अलग चीजें थी। अब तुम सोचोगे सर एकदम से फिजिक्स की बात यहाँ कहाँ से आ गई, ये एकदम से राजा, उसका खेल, गुलाम, जीतना हारना, ये सब चीजें फिजिक्स में एकदम से कैसे एंट्री मारती हैं। ध्यान से सुनना, ये चीजें कहां से आई। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा रेस करवाते थे ना अपने गुलामों की, तो वो क्या करते थे, इस तरीके से गुलामों को ना एक लाइन में, एक जगह यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर ला करके खड़ा कर देते थे। ध्यान से समझ। और उसके बाद इन लोगों को बोलते थे चलो अब आप लोग ना भागना स्टार्ट करो, एक टाइम पे फिक्स बोलते थे चलो दौड़ना शुरू करो, और दौड़ना स्टार्ट कर देते सारे के सारे गुलाम या जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, और दौड़ते दौड़ते कोई आगे चला गया, कोई पीछे चला गया, कोई कहीं पहुंच गया, इस तरीके से। अब देखा जाए तो आप बोलोगे सर ये जो बंदा ये सबसे आगे आ गया, ये बंदा आ गया सेकंड नंबर पे, और ये बंदा आ गया किस पे, थर्ड नंबर पे, मतलब ये फर्स्ट आ गया और ये क्या आ गया, लास्ट आ गया। ऐसे और भी लोग होते थे दौड़ने वाले। तो जब भी ऐसी रेस हुआ करती थी ना, तो रेस होने के बाद कौन कितना दौड़ा है इसे नापने के लिए एक आदमी ना एक स्केल लेकर के जाता था, और वो स्केल को ना रोड के ऊपर रखता था और रख करके नापता था ये कि कौन सा गुलाम कितने डिस्टेंस तक भागा है। फिर इस वाले गुलाम की या इस वाले बंदे के डिस्टेंस को नापा जाता था स्केल रख के, फिर इसे भी नापा जाता था स्केल रख के, फिर ये सारी बातें राजा को ले जाकर के बताई जाती थी कि ये वाला आदमी इतना डिस्टेंस भागा, ये वाला आदमी इतने डिस्टेंस भागा, ये वाला आदमी इतना डिस्टेंस भागा, और फिर डिसाइड होता था कि कौन जीता, कौन हारा, और कौन ऐसा है जो बीच में आया, ना जीता है ना हारा है, बिल्कुल बीच की सेकंड पोजीशन पर है। इन सब बातों की जानकारी राजा को दी जाती थी। फिर वो डिसाइड करता था कि मैं किसका नाम ले कि हाँ ये बंदा जीता या ये बंदा हारा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना राजा का एक वफादार आदमी था, उसने एक बात कही राजा,
उसने ये कहा कि आप ना हमेशा ऐसे गेम्स करवाते हो, खेल करवाते हो, और हमेशा गुलामों को या लोगों को आप रेस करवाते हो इनके, और उसके बाद जब रेस खत्म हो जाती है फिर एक आदमी उसको नापता है, और तब तक हम बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि वो नाप के हमें बताएगा, तब पता चलेगा कौन जीता, कौन हारा, कौन पहले, कौन दूसरे नंबर पे, कौन तीसरे नंबर पे। तो राजा ने कहा कि मैं क्या करूं फिर, इसके अलावा कोई तरीका है तो बता। तब उसने ये कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते, एक रोड पर ना जहां से रेस स्टार्ट होगी ना वहां पर ना ओ लिख दो, इससे अपना रेफरेंस पॉइंट मान लो, इससे बोल दो कि ये क्या है, ओरिजिन है। और रोड के ऊपर एक लंबी सी लाइन खींच दो जहां पर आप अपने गुलामों को, अपने लोगों को दौड़ने के लिए बोलते हो कि आप इसके ऊपर दौड़ना स्टार्ट करो। और जब आप एक लंबी सी लाइन खींच दोगे इस रोड के ऊपर, तो इस रोड पर लाइन खींचने के बाद इस तरीके से मान लीजिए एक लाइन, मैं इसको सीधा बना दो, एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींच लेने के बाद इसी लाइन के ऊपर नंबर डाल दो, यहाँ डाल दो 1, यहाँ पर डाल दो 2, यहाँ पर डाल दो 3, यहाँ पर डाल दो 4, इस जगह पर 5 और इस जगह पर 6 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर डाल दो सारे के सारे। और उसके बाद सभी लोगों को यहाँ पर 0 पर ला करके खड़ा कर दो, यही आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, इसी को आप ओरिजिन बोल दो, और यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा दो सबको। जब सारे लोग दौड़ करके रेस का टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जाकर के देख लो कि अगर कोई बंदा यहाँ आके रुका, यहाँ पर उसका टाइम खत्म हो गया, तो बस आपको अब स्केल रख के नापने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस बंदे के पास पहुंचो, इसके पास वाला नंबर देखो और बस वो नंबर ढूंढ करके लिख करके ले आओ कि हाँ भाई ये नंबर ना, जब हमने रेस खत्म होने के बाद देखा तो ये आदमी 5 नंबर के पास पहुंचा हुआ था, अगला आदमी 6 पे पहुंचा हुआ था, एक आदमी 4 पे था, एक आदमी 3 पे था। इससे आपको रोज रोज स्केल रख करके नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आराम से इसको मेजर कर लोगे, नाप लोगे कि कौन फर्स्ट आया, कौन लास्ट आया, कौन सेकंड आया और कौन थर्ड आया। राजा ने बोला हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से ये हमने एक तरीका निकाला जिससे हम आराम से डिस्टेंसेस को नाप सकते थे, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया और कौन थर्ड आया। और यही वो लाइन है जिसे आज हम लोग ना किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब राजा ने एक बात बोली, उसने बोला यार एक बात बताओ, अगर मान लो इस रेस में कोई आदमी आगे दौड़ने के बजाय पीछे दौड़ना स्टार्ट करे तो, बैक साइड भागे तो, तब के केस में क्या होगा? तो उसके आदमी ने ये कहा कि आप एक काम करो, जैसे लाइन आपने आगे खींची है आप ठीक वैसे ही लाइन पीछे भी खींचो, और यहां पर भी ऐसे ही नंबर डाल दो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। सेम ऐसा ही नंबर पीछे की तरफ भी डाल दो। अब राजा ने बोला यार तुमने आगे भी नंबर डलवा दिए, वही पीछे भी वही डलवा दिए, फर्क कैसे पता चलेगा कि कौन आगे गया कौन पीछे? उसने कहा आप एक काम करो, पीछे वाले नंबरों पे क्या डाल दो, माइनस का साइन, और इसको बोल दो माइनस एक्स एक्सिस या फिर एक्स डैश लिख दो इस पे। अब ये माइनस के नंबरों से पता चल जाएगा कि वो आदमी आगे नहीं दौड़ा, कहां दौड़ा है, पीछे। इससे अब आप समझ जाओगे कि आपने एक आदमी को 0 पे खड़ा किया, अगर वो आगे दौड़ेगा तो उसके नंबर प्लस के होंगे, और अगर वो पीछे दौड़ेगा तब उसके नंबर कैसे होंगे, माइनस। और यही पूरी की पूरी लाइन अब क्या बन गई, एक्स एक्सिस। इसी को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तब राजा ने बोला चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी बात ये समझ में आई, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर जमीन पर कोई दौड़ते दौड़ते आगे पीछे ना भागने के बजाय किसी और डायरेक्शन में चला जाए? कहने लग गया क्या मतलब? कह रहा मतलब ये कि सपोज कर लो ये एक जमीन है, आपको ये हाथ नजर आ रहा होगा मेरा, कह रहा अब अगर वो आगे की तरफ जाएगा इस तरफ, तो मैं बोलूंगा वो प्लस एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो पीछे की तरफ भागेगा तो मैं बोलूंगा वो माइनस एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर वो आगे की तरफ भागा, इस तरफ या पीछे की तरफ ना जाने के बजाय इस डायरेक्शन में भागे या पीछे की तरफ भागे, तो ऐसे केस में क्या? तो उसने बोला आप एक काम करो, अगर आप ये कहना चाहते हो कि जमीन पर वो ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में भागे, तो आप एक काम करो, यहाँ पर भी एक लाइन डाल के इधर 1 लिख दो, इधर 2 लिख दो, इधर 3 लिख दो, इधर 4 लिख दो, इधर 5 लिख दो, और इसका नाम क्या रख दो, वाई एक्सिस। और अगर कोई नीचे की तरफ जाना शुरू करे तो आप नीचे के लिए एक और लाइन ड्रॉ कर दो, और यहाँ पर लिख दो -1, यहाँ लिख दीजिए -2, यहाँ लिख दीजिए -3, यहाँ लिखिए -4, यहाँ लिखिए -5, और इस वाले ग्राफ को, इस वाली लाइन को क्या नाम दे दो, वाई डैश एक्सिस। इस तरीके से एक एक्सिस ये वाली बन गई जिसे बोल दिया एक्स एक्सिस,
और एक एक्सिस ये बन गई जिससे बोल दिया वाई एक्सिस। ये आपको बोर्ड पर भले ही नजर आ रही हो, लेकिन एक्चुअल में ये पूरे का पूरा हिस्सा मान लीजिए मैंने हाथ में उठा लिया इस तरीके से, और अब मैं इसको यूं करके जमीन पर अगर रख दूंगा ना, तो मुझे जमीन पर क्या नजर आएगा, मैं ये देखूंगा नीचे कि अच्छा ये तो कौन सी एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस जा रही है, ये माइनस एक्स एक्सिस। मेरे सामने कौन सी एक्सिस जा रही है, प्लस वाई एक्सिस। और मेरे पीछे कौन सी एक्सिस जा रही है, माइनस वाई एक्सिस। हम तो इसे बोर्ड पर देख रहे हैं इसलिए वर्टिकल नजर आ रहा है। जमीन पर अगर इसी को बोर्ड को जमीन पर रख दूं, तब आप इमेजिन करो कि ऐसे में आपको एक्स नजर आएगा और ऐसे में आपको क्या नजर आएगा, वाई। अब राजा ने एक चीज और पूछी, कह रहा भाई अगर जमीन पर तुमने ये ओरिजिन सेट कर दिया, ये ओरिजिन है, इधर जाना प्लस एक्स, पीछे जाना माइनस एक्स, ऊपर जाना प्लस वाई, नीचे जाना माइनस वाई, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर कोई चीज जमीन पर टिके ही ना, जमीन से ऊंचाई पर उड़ने लगे तो उसके मोशन को मैं कैसे नापूं कि वो कितना ऊंचा उड़ा है या कितनी ऊंचाई तक वो उछला है। जंप भी तो करवाते हैं हम लोग। तब उसने ये कहा कि आप एक काम करो, जमीन पे जहां पर भी आपने ओरिजिन बनवाया है ना, वहां पर एक बड़ी सी लाठी या बड़ी सी लकड़ी या एक खंबा या एक पोल लाओ, और पोल ला करके उसके अंदर ऐसे गाड़ दो। इस तरीके से एक पोल ला करके गाड़ दो। यानी कि पोल ला करके गाड़ने से अब क्या होगा, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, ये जमीन है, इधर की तरफ कौन सी एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस, ये वाली। ये कौन सी एक्सिस हो गई, प्लस की एक्स एक्सिस। ये वाली माइनस एक्स एक्सिस, ये वाली प्लस वाई एक्सिस, ये वाली माइनस वाई एक्सिस, और ये वाली क्या नाम दूं, प्लस जेड एक्सिस। और नीचे वाली को क्या नाम दे देना चाहिए, माइनस जेड एक्सिस का नाम दे दिया। और इस तरीके से हमारे पास बोला गया कि ये जो खंबा आप जमीन पर गाड़ोगे ना, इसको आप नाम दे दो जेड एक्सिस। इस पे लिख दो 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पे नंबर डालें। अब कोई भी आदमी अगर जमीन से जंप करता है ऊपर, तो आप देख लो कितनी ऊंचाई तक गया, उसके पास वाला नंबर नोट कर लो। अच्छा 3 पे आया तो आप बोलोगे सर ये 3 हाइट तक ऊपर चला गया। या अगर 1 मीटर ऊपर गया तो आप जंप करके बोलोगे कि सर ये 1 मीटर की हाइट तक पहुंच गया, ऊंचाई तक चला गया इतना। तो इस तरीके से अब आप समझ गए कि अच्छा एक्स की डायरेक्शन में जाए तो भी मेजर कर सकते हैं, वाई की डायरेक्शन में जाए तो भी मेजर कर सकते हैं, जेड की डायरेक्शन में जाए तो भी मेजर कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन एक्सिस आ गई, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। और यहां से हम लोगों ने सीख लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं इन तीनों एक्सिस की मदद से। अभी हम थोड़ा सा और समझेंगे। तो ये आपका बेसिक पार्ट था जो आपके दिमाग में, माइंड में ये बात क्लिक कर जानी चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या था। अब आप सोचोगे कि आपको एक किताब मिलेगी जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ होगा, मैं उसमें सब पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं है भाई, इसीलिए आपको ढंग से इसे सुनना है और ढंग से इसे समझना है। अब देखिए, अब मैं चाहूं भी ना तो मैंने एक्स तो यहाँ ड्रॉ कर दी, वाई यहाँ ड्रॉ कर दी, मगर मैं जेड नहीं ड्रॉ कर सकता। मैं कहाँ दिखाऊं भाई, जेड एक्सिस कैसे बनाऊं इसके ऊपर, तो जेड हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जेड को बनाने का हमने एक तरीका निकाला ऐसा, ताकि हम बोर्ड के ऊपर ही जेड को भी दिखा सके, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। और एक्चुअल में एक्स वाई जेड कैसा होगा वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। मैं पहले इसे रब कर, तो अब सुनिएगा ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसको कॉपी पर या पेज पर ड्रॉ करना हो, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इस तरीके से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, और एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी इस तरह से, और यहां पर हमने अलग अलग नेमिंग कर दी। इस वाली एक्सिस को बोल दिया एक्स एक्सिस, इस वाली एक्सिस को बोल दिया वाई एक्सिस, और इस वाली एक्सिस का क्या नाम रख दिया, जेड एक्सिस। अब देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। एक्चुअल में ये वाई आपको ऐसे दिख रही होगी, लेकिन नहीं, ये वाई ऐसे है भाई। ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, तो इसके पीछे क्या होगी, माइनस वाई। ऊपर क्या है, जेड एक्सिस, तो नीचे क्या होगी, माइनस जेड। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्स एक्सिस, तो अगर ये आगे एक्स एक्सिस है तो पीछे माइनस एक्स, आगे वाई एक्सिस है तो पीछे माइनस वाई, ऊपर जेड एक्सिस है तो नीचे माइनस जेड। मैं अगर माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड इसमें दिखाऊंगा तो ये और ज्यादा टफ नजर आएगा, इसलिए हम इसी से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो पॉइंट है जहां पर तीनों एक्सिस मिल रही है, इसी को हम लोग ओरिजिन बोलेंगे, और यही हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा। ये जेड आपको एक्स वाई एक्सिस ऐसी दिख रही है, ऐसी है नहीं, ये इस तरीके से है बाहर की तरफ। मैं भी आपको इसका मतलब समझाता हूँ और अच्छे से ये बात क्लियर होगी। अब एक बात सुनना ध्यान से, अगर हम इसको समझें, देखें,
तो एक आसान शब्दों में आपको एक बात समझाता हूँ, तसल्ली से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपना आप लोगों के सामने ना यहाँ पर एक सिंपल सा ऐसे ग्राफ बनाता हूँ एक्स का और वाई का, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने बना दी एक्स एक्सिस, यहाँ पर बना दी वाई एक्सिस, और ये रहा ओरिजिन। इस जगह पर लिखा है 1, इस जगह पर लिखा है 2, इस जगह पर लिखा है 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। मैंने कहा भाई मुझे ना 2,3 पर जाना है, 2,3 पर मुझे जाना है, कैसे जाऊं? तो आप बोलोगे सर आप एक्स की जगह एक्स के डायरेक्शन में 2 यूनिट चलो, वाई की डायरेक्शन में 3 यूनिट, आप पहुंच जाओगे। कैसे? आप बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो यहाँ से यहाँ तक चले 1, फिर उसके बाद यहाँ से तक चले 2, मतलब एक्स की डायरेक्शन में 2 चलेगा यहाँ पर, फिर वाई की डायरेक्शन में 3, तो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2 और फिर 3। आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है ना, ये रहा 2,3, यहाँ पहुंच गया। अगर मैं आपसे बोलूं नहीं मुझे 1,2 पे जाना है तो आप बोलोगे आप एक्स की डायरेक्शन में 1 चलो और वाई की डायरेक्शन में 2 चलो, यानी कि 1 और फिर 2। तो आप बोलोगे सर ये रहा वो पॉइंट जिसमें ये 1 होगा, ये 2 होगा, यहाँ पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आप लोगों से बोलूं, कोई भी पॉइंट बोल दूं कि भाई मुझे 0,1 पे जाना है, 0,2 पे जाना है, 3,3 पे जाना है, तो आप उस हिसाब से मुझे पहुंचा दोगे कि सर 3,3 का मतलब है एक्स की डायरेक्शन में 3, वाई की डायरेक्शन में 3, आप 3,3 पे पहुंच जाओगे। यही मीनिंग होगा इसका। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए, माइक बंद कर लो भाई, किसी बच्चे का माइक ऊपर है। इसके अंदर मान लीजिए मुझे एक जगह पे पहुंचना है, किस पे? एक्स का 2, वाई का 3 और जेड का 4। भाई जब यहाँ 2 एक्सेस थे तो खाली 2 ही कोऑर्डिनेट थे, एक्स और वाई। अब यहाँ 3 है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो तीनों होंगे ना, एक्स का कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई का कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड का कोऑर्डिनेट भी होगा। इसमें भी एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर लिखे होंगे, मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही जेड पे भी नंबर लिखे होंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही वाई पे भी नंबर लिखे होंगे 1, 2, 3, 4। तो आप बोलोगे सर जैसे इसमें हमें बात समझ में आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स की डायरेक्शन में 2 यूनिट चलो, वाई की डायरेक्शन में 3 यूनिट चलो और जेड की डायरेक्शन में 4 यूनिट चलो। अब इसका सेंस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, फोकस करना, सुनने वाली बातें। नोट्स में सब कुछ लिखा है, आप देख लेना वापस। अब देखिए जी, अगर आप क्लास में होते तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझा पाता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ना समझाने के लिए ना अपनी क्लास के एक कोने की दीवार का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं थोड़ा सा कैमरा इधर की तरफ घुमा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा फोकस करना, देखना जरा ध्यान से क्या है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है भाई, आप लोगों को सभी को क्लियरली दिख रहा होगा ना? एक बार मुझे बोल दो, क्लियर दिख रहा है सब कुछ? यस सर। हाँ, अब जरा समझना भाई, और 1 मिनट रुकना। देखना यार, ये फिजिक्स है और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पर जब तक आपको प्रैक्टिकली बात नहीं क्लियर होगी ना, कुछ नहीं कहा जा सकता कि हाँ आपने फिजिक्स सीखी। तो प्रैक्टिकली बात समझानी है, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। और ये थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया क्योंकि मैं मिटाने के बाद अक्सर हाथ यहाँ रख देता था, इसकी वजह से, ठीक है? अच्छा सुनिए अब ध्यान से, ये जो यहाँ पर मैंने बनाया है ना ग्राफ, मैं यहाँ पर इस जगह पर बना रहा हूँ, ये मैंने एक एक्सिस बना ली और ये रही मेरे पास दूसरी एक्सिस और ये रही मेरे पास तीसरी एक्सिस। एक बार बस कंफर्म कर दो, ये आपको नजर आ रहा है साफ साफ ग्राफ? यस सर। ओके, ये आपका ओरिजिन है, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही जेड एक्सिस और ये रही आपकी वाई एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, मैंने कहा ये जेड एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। अब मैं इस जगह पर आके खड़ा हो गया, इस कोने पर, समझना बिल्कुल ध्यान से। अभी मैं जहां खड़ा हूं वो है ओरिजिन, 0, 0 ओरिजिन। अब मैंने यहां पर देखा तो ये जो लाइन मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर तो एक टेबल रखा हुआ है, एक्चुअल में ये जो स्ट्रेट लाइन मुझे नजर आ रही है कमरे की पूरी, यही मेरी एक्स एक्सिस है भाई। और ये वाली जो लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ये पूरी, ये मेरी वाई एक्सिस है। और ये जो ऊपर जा रहा है ये पूरे का पूरा, ये कौन सी एक्सिस हो गई? ये हो गई जेड एक्सिस। रियल में ये ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर ये एक्स एक्सिस है वो भी प्लस एक्स एक्सिस, तो इमेजिन कर सकते हो कि माइनस एक्स एक्सिस कहाँ होगी? यही वाली जो लाइन इधर जा रही है, इसी को पीछे की तरफ बढ़ा दूं तो माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी।
अगर ये वाली y एक्सिस है प्लस की तो इसी को पीछे ले जाऊं तो माइनस की y एक्सिस हो जाएगी। अगर ये वाली z एक्सिस है प्लस की तो इसी के नीचे क्या होगी, माइनस z एक्सिस। इमेजिन करोगे तो समझ पाओ। अच्छा, अगर मैं अभी 0 पर खड़ा हूं और ये वाली एक्सिस कौन सी एक्स एक्सिस है, तो यार पता है एक्स एक्सिस पे तो नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पर 0, इस जगह पे क्या लिखा होगा 1, इस जगह पर लिखा होगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, वहां पर 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा हुआ। ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही जेड एक्सिस पे भी लिखा होगा 1, फिर यहाँ पर लिखा होगा 2, फिर यहाँ लिखा होगा 3, फिर 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से नंबर लिखे। अब समझना, मैंने तुम्हें बोला मुझे जाना है कहां पर, x का 2, y का 3 और z का 4, जी इस पॉइंट पर जाना चाहता हूं मैं। तो आप बोलोगे आपको x की डायरेक्शन में 2 यूनिट चलना है। यूनिट को मैं कदम की मदद से समझाता हूं कि 2 कदम चलना है मुझे। y की डायरेक्शन में भी 3 कदम चलना है और z की डायरेक्शन में मान लीजिए कितने कदम चलना है, 4 कदम चलना है मुझे। x की डायरेक्शन में 2 कदम, y की डायरेक्शन में 3 कदम, z की डायरेक्शन में 4 कदम, इस तरह से चलना है। तो मैंने क्या किया, x की डायरेक्शन में 2 कदम चलना स्टार्ट किया, क्योंकि x का 2 चलना है मुझे, 2 यूनिट चलना है। तो x की डायरेक्शन में 1 और x की डायरेक्शन में 2, ये लो जी 2 कदम चल गया x की डायरेक्शन। अब y की डायरेक्शन में कितने यूनिट चलना है, 3 यूनिट, या यूं बोल देता हूं 3 कदम चलना है। तो y एक्सिस तो ये वाली थी, तो मैं इधर घूम गया। अब y की डायरेक्शन में 1, y की डायरेक्शन में 2 और y की डायरेक्शन में 3, मान लीजिए 3 स्टेप इधर आ गया। अब z की डायरेक्शन में कितना जाना है, 4। z कहां पर है, ऊपर की तरफ, तो मैं नीचे से चलूंगा 1 स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथा यहां हो गया। मतलब मैं ओरिजिन से चला x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में और फिर z की डायरेक्शन में, मतलब मैं यहां पहुंच गया। ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 3 और 4। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अच्छा 2 3 4 तो ये कहीं स्पेस में होगा, हवा में कहीं किसी इस जगह पर। अगर मान लो मैं यही बोलता कि नहीं, x की डायरेक्शन में 2, y की डायरेक्शन में 3 और z की डायरेक्शन में 4 नहीं, z की डायरेक्शन में -4, तो क्या करूं? तो आप बोलोगे x की डायरेक्शन में 2, तो x की डायरेक्शन में 2 चलूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, x की डायरेक्शन में 1 और फिर x की डायरेक्शन में 2। y की डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है, तो y की डायरेक्शन में 1 2 और यहां पर आ गया 3, और z की डायरेक्शन में 4 तो चलना है, मगर प्लस का 4 नहीं, माइनस का 4। तो अब मैं ऊपर जाऊंगा तो +4 हो जाएगा, मुझे नीचे जाना है। तो इमेजिन करो यहां से जमीन से 4 स्टेप नीचे जाऊंगा, तो ये जो पॉइंट होगा ना 2 3 -4, वो जमीन के नीचे नजर आएगा मुझे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि अच्छा ये 2 3 4 जो पॉइंट है, ये कहीं स्पेस में होगा, ये किसी लाइन पर नहीं नजर आएगा, ये आप लोगों को स्पेस में नजर आएगा। इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि किसी पॉइंट के या किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट 1 2 6 है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि x की डायरेक्शन में 1, y की डायरेक्शन में 2 और z की डायरेक्शन में 6 जाएंगे, तो हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे। ये एक तरीका था ये समझने का कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आखिर कैसे नापा जाए। ये तीनों नंबर मिलकर के ना आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन नापने में मदद करेंगे। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बार इसको फिर से सेटअप कर लूं और फिर हम इसके आगे की बात समझते हैं जरा। ओके, तो अब ये चीज आप लोगों ने देख ली, मैंने यही बोला 2 3 4। अब अगर मैं बोलूंगा कि मैं x की डायरेक्शन में 2 चला, y की डायरेक्शन में 3 चला, z की डायरेक्शन में 4 चला, तो आप समझ जाओगे अच्छा सर आप यहां से चले और यहां पर आकर के पहुंच गए। अब मैं इसी चीज को 2 3 4 ना लिखने के बजाय मैं तुम्हें कोई भी नंबर दूं, तो तुम इमेजिन करके समझ सकते हो अच्छा इस नंबर का मतलब है कि हम यहाँ पहुंच गए। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला नहीं मुझे एक काम करना है, मुझे किसी पॉइंट P पे जाना है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और क्या है z, यहां पहुंचना है। तो आप बोलोगे जैसे आप 2 3 4 पे पहुंचे थे वैसे ही आप x y z पे भी पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचेंगे? तो आप बोलोगे सर आप x की डायरेक्शन में x चलो, y की डायरेक्शन में y यूनिट चलो और z की डायरेक्शन में z यूनिट चलो, आप P पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो मैंने देखा अच्छा ये वाली जो एक्सिस है ये तो x है, तो x की डायरेक्शन मुझे x यूनिट चलना पड़ेगा। तो मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 मैं यहां पर आकर के पहुंच गया। मतलब मैंने इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस तय कर लिया, x। देख रहा होगा सभी को साफ साफ। फिर मुझे चलना है y की डायरेक्शन में, तो y की डायरेक्शन तो ये है भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने अब यहाँ से y की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और y की डायरेक्शन में मैं कितना चला, मान लीजिए y चल गया। अब y की डायरेक्शन में अगर मैं इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर लूं,
मैं y की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करूंगा और यूं चलते चलते मैं y की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला या कितने यूनिट चल गया, y चल गया। मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को मिला देता हूं, इसे मैंने मिला दिया इस तरीके से, और अब यहाँ पहुंच गया y डिस्टेंस चलने पर। अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, z की डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ से उठा और चलते चलते ऊपर की तरफ गया, और ऊपर जाते जाते कितना डिस्टेंस चला ऊपर की तरफ, z। तो अब जहां पर भी मैं पहुंचा वही पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y और z। तो देख लो, मैं ओरिजिन से चला, x की डायरेक्शन में x चला, y की डायरेक्शन में y चला और z की डायरेक्शन में z चला, और पहुंच गया पॉइंट P पे। जबकि चला कहां से था, मैं पॉइंट O से। और अगर कोई बोले O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 होते हैं, ये O दिखा रहा है ओरिजिन को और इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 और 0। और अब मैं कहां पहुंच गया, x, y और z पर। तो ये चीज मैंने समझाने के लिए बताई थी, लेकिन उनकी मदद से समझ में हमें ये आ गया कि अच्छा ये जो हमें नजर आ रहा है ना, इसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नाप सकते हैं। इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, भाई यही तो है जो बता देता है, अगर आपको किसी जगह को कोई आदमी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, तो आप देख लोगे ना कि x पे वो कितनी दूरी पर है, y पर वो कितनी दूरी पर है, z पर वो कितनी दूरी पर है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। या आपको कोऑर्डिनेट पता हो तो आप ये पता कर लोगे कि अच्छा ये जगह कहाँ पर है। इसका मतलब ये एक सिस्टम है जो कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता है, इसलिए इस सिस्टम का नाम ही हमने क्या रख दिया, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पूरे को, तो कोई पूछे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो आप बोल सकते हो सर ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का एक सिस्टम होता है, जो तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, और जिस जगह पर ये तीनों एक्सिस मिलती है वही रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए ओरिजिन की तरह सर्व करता है। हम सारे डिस्टेंस ओरिजिन से नापते हैं। मैं अगर बोल दूं कि P पॉइंट 5 मीटर दूरी पर है और कुछ ना बोलूं, तो तुम समझ जाना कि सर ने ये 5 मीटर दूरी जरूर कहां से नाप के दी होगी, ओरिजिन से। तो यहां से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। अगर मैं 5 मीटर डिस्टेंस बोलता हूं तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। धीरे धीरे और देखेंगे, इनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, मगर भाई 11th क्लास में हमें इनके टाइप्स नहीं पढ़ने, हमने बस इसके बारे में जान लिया कि अच्छा ये सिस्टम है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताएगा। अच्छा एक बात सुनो, चैप्टर का नाम क्या था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम इसके अंदर मोशन के बारे में पढ़ने वाले। अब मोशन होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ अगर कोई पोजीशन में चेंज नजर आ रहा है, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में। भाई टाइम के साथ साथ पोजीशन बदलती जा रही है, तो ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी मदद करेगा पोजीशन नापने में। इसी से तो पता लगे कि पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। अब याद करो, जब मैंने फर्स्ट क्लास में मोशन पढ़ाया था, तब मैंने बोला कि मान लो ये एक पेड़ है, पेड़ से ये आदमी दूर जा रहा है, अब पेड़ से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये मोशन में। वो पहला दिन था सिखाने और समझाने के लिए। एक्चुअल में हम पेड़ वेड़ नहीं लेते, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे और बोलेंगे ये रहा ओरिजिन, और यहां से नापेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं। और कॉपी पर कैसे लिखेंगे किसी की पोजीशन को, इन नंबरों की मदद से, इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से, 2 3 4 5 6 8 या कुछ भी कोऑर्डिनेट होंगे, तो इनकी मदद से हम उनकी पोजीशन को लिखेंगे। तो ये पूरा सिस्टम पोजीशन को नापने में मदद करता है। लेकिन मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। मतलब ये अभी खाली पोजीशन नाप रहा है, आपको अभी अगर ये पता करना है कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। और टाइम नापने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत है, घड़ी की, क्लॉक की। तो हम इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एक घड़ी अटैच कर देते हैं, एक घड़ी भी लेके चलते साथ, और वो घड़ी ला करके मैंने मान लीजिए यहाँ पर लगा दी और इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दी। तो ये क्या है, ये एक क्लॉक है, ये एक घड़ी है। तो ये क्या है, ये एक क्लॉक है। तो इसका मतलब ये जो पूरे का पूरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पोजीशन नापेगा। और ये घड़ी क्या नाप के बताएगी, आपको टाइम बताएगी। और टाइम के साथ अगर पोजीशन में चेंज हुआ तो मोशन, और टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदली तो मोशन नहीं होगा, क्या होगा, रेस्ट। इस पूरे के पूरे सिस्टम को मिला करके ही हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई पूछे व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप बोल सकते हो
सिंपल वे में, आसान शब्दों में, ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद अ क्लॉक कंस्टिट्यूट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक घड़ी के साथ अगर लिया जाए दोनों को इकट्ठा, तो इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को मिला करके हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये हमारी किस चीज में मदद करेगा, ये मदद करेगा ये पहचानने में कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में। घड़ी मुझे टाइम नाप के देगी और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्या नाप के देगा, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और टाइम के साथ पोजीशन बदली तो मोशन और नहीं बदली तो रेस्ट। तो इसी को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब सुनो, आपको किताबों में 2-3 लाइन की डेफिनेशन मिल जाएगी कहीं पर भी, लेकिन आपको क्या लगता है आप उसको पढ़ोगे और इतनी चीजें क्लियर होंगी आपकी कि आखिर ये पोजीशन नापता कैसे। वहां सिर्फ लिखा होगा कि हम पोजीशन नापेंगे और इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देंगे। तो आपको ना चीजों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसमें भले ही टाइम लगे, लेकिन हाँ इतना क्लियर है कि अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब आपको क्लियर हो गया ना। अब जब कभी भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं दोबारा इसका नाम नहीं लूंगा, मैं सीधा बोलूंगा भाई ये रहा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम समझ जाओगे अच्छा सर के पास एक सिस्टम है जिसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस है, जिससे वो पोजीशन नापेंगे और साथ में एक घड़ी भी है, घड़ी से टाइम नापेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे जब भी कुछ भी पढ़ाना होगा, कोई भी मोशन स्टडी करना होगा, तो मैं बोल दूंगा भाई मैं इस जगह पर अपना फ्रेम सेट कर रहा हूँ, तो तुम समझ जाओगे कि सारे डिस्टेंस इस वाले फ्रेम से ही मेजर कर। अब आपको ये बात क्लियर होगी कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये वाली बातें आप लोगों को पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी कि आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट वाउट तो नहीं है? कुछ है तो पूछ लो भाई मुझसे भी। नहीं है डाउट? नो सर। ओके ओके, तो ये चीजें एकदम क्लियर है। देखो मैं एक बात सिंपल वे में आपको बताना चाहता हूँ कि इससे ये मत सोचना, हो सकता है कि क्या पता एग्जाम में पूछें, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये फिजिक्स है, अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। आपसे टीचर कई कई जगहों पर सीधी सीधी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि ये करके दिखाओ, वो बताओ, लेकिन आप अपने आप को ना इस तरह से प्रिपेयर करोगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो ताकि कोई टीचर आपसे पूछे तो आप उसे बता पाओ। भले अच्छी लैंग्वेज में ना बोल पाओ, सही से ना लिख पाओ, आपको डेफिनेशन ना पता हो, लेकिन आप बोलो कि हाँ सर मैं जानता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीज क्या होती है। बस अगर उतना आता है ना तो समझ लो तुम्हें फिजिक्स आती है। और लिखना कैसे पेपर में, उसके लिए तो बेफिक्र रहो, नोट्स तो मैं दूंगा, उसमें सब कुछ प्रॉपर वे में लिखूंगा। तो अभी आपके ना अंडरस्टैंडिंग का टाइम चल रहा है, अभी आप देख रहे हो, एक एक चीजों को ठीक से समझ रहे हो। जब आप ये सब सीख जाओगे ना, तब, अभी मैंने मोशन की स्टडी नहीं स्टार्ट करी, मैं मोशन को स्टडी करना बताऊंगा कि कैसे हम कोई चीज चल रही है तो उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे स्टडी करें मोशन को। लेकिन भाई उस मोशन को स्टडी करने के लिए पहले जरूरी चीजें तो जान लो कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी मोशन को स्टडी करने के लिए। अब जब मोशन मुझे स्टडी करना होगा, मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दूंगा। आप बोलोगे ठीक है, अब हम यहाँ से पोजीशन नाप के पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा जा रहा है, सीधा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो इसकी स्टडी हम इसी से करेंगे। ठीक है, मैं अभी सर अब कर रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। सुनिए अब ध्यान से, क्या है, अब हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में कि आखिर कितने तरह के मोशन है। ठीक है, वैसे तो बहुत तरह के मोशन है, मोशन को भी अलग अलग तरीकों के बेसिस पर अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब वो क्या है, अभी हम देखने जा रहे हैं जो मोशन, वो हम डायमेंशंस के बेसिस पर देखेंगे। डायमेंशंस के बेसिस पर हम लोग मोशन को 3 कैटेगरी में समझते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, एक होता है जिसे बोला जाता है 2 डायमेंशनल मोशन, एक होता है जिसे कहा जाता है 3 डायमेंशनल मोशन। तो इसको आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 1D, यानी कि सिंपली आप बोलेंगे 1D, 1 डायमेंशनल मोशन, या फिर आप इसे सीधे आसान शब्दों में लिख देंगे 2D,
या फिर आप इसको सीधा लिख दीजिए 2 डायमेंशनल मोशन, और इसी तरीके से क्या लिख देते हैं 3D। तो ज्यादातर लोग शॉर्ट में बोलते हैं 1D 2D और 3D। 3D तो मैथ्स का एक चैप्टर भी है आप लोगों का, जब आप मैथ का 11th क्लास का मैथ का चैप्टर पढ़ोगे ना 3D, तो ये जो बात में मैंने आपको बताई ना, ये 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, कहानी पूरी की पूरी, ये सब कुछ आपको फिर से मैथ के टीचर बताएंगे जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन वो तभी बताएंगे जब आपको टीचर उस हिसाब से पढ़ाए। अगर आपके मैथ के टीचर आपको सिर्फ सवाल के लिए फॉर्मूला बता देते और बोलते ऐसे ऐसे से कर लो, तो भाई ध्यान रखना फिजिक्स में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैथ को आपको यूज करना है, और यूज आप तब कर पाओगे जब आपको मैथ उस हिसाब से क्लियर होगी कि ये क्या है, क्यों है और कहाँ इस्तेमाल होती है। और फिजिक्स के अंदर तो भाई मैथमेटिक्स का अच्छा खासा रोल होगा, ठीक है, कोई नहीं, वो जब आप आओगे तब देखना। लेकिन हाँ, आप परेशान मत होना, आपको कैसा भी कोई भी पढ़ाता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब अपनी फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मुझे फिजिक्स में जितनी मैथ की जरूरत होगी, मैं किसी का भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं अपनी मैथ अपने आप पढ़ा दूंगा। जो मुझे फिजिक्स में पढ़ानी है, यूज करनी है, मैं उसको खुद ही बता दूंगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, मैं अपने हिसाब से उसे करूंगा। आपने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम बात करते हैं 3 तरह के और मोशन की। एक है 1 डायमेंशनल मोशन, एक है 2 डायमेंशनल मोशन और एक है 3 डायमेंशनल मोशन। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की बातें करेंगे और फिर मोशन की स्टडी शुरू करेंगे। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, ये भी बिल्कुल बेसिक सी चीज है, हर जगह कहीं पे भी यूज हो जाएगी। अब 1 डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर 2 डायमेंशनल की बात करेंगे, फिर 3 डायमेंशनल की बात करेंगे। अच्छा, 1 डायमेंशनल मोशन समझने से पहले मैं आपको समझा दूं सिंपल शब्दों में, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अच्छा, वैसे ये नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने, कोई बताएगा कुछ क्या होता है ये? कोई बताएगा, कुछ आइडिया है किसी को भी? 1D 2D 3D नाम तो पक्का सुना ही होगा आप लोगों ने। 3D तो आप लोग मूवीज भी देखने जाते हो भाई, 3D मूवी देखने जा रहा हूँ मैं। वो जो 3D देखते हो ना, वो 3D यही वाला 3D है। हाँ बोलो। 3 डायमेंशनल हाँ हाँ सर। बोलो भाई बोलो। शायद आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है शायद से, इसलिए मेरे पास आवाज सही से नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलो सही है। अब सुनिए सर, वन डायमेंशन जिसकी एक एक्सिस चेंज हो रही हो, 2 डायमेंशन जिसकी दोनों एक्सिस चेंज हो रही हो, और 3 डायमेंशन जिसकी तीनों एक्सिस में चेंज आया हो। अच्छा, थोड़े सा चूक गए, एक्सिस नहीं बोलते, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो समझना भी पड़ेगा ना कि आखिर ये एक कोऑर्डिनेट चेंज होने का क्या मतलब है। एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है तो उसे 1 डायमेंशन कहते हैं, क्यों? 2 कोऑर्डिनेट में 2 डायमेंशन क्यों कहते हैं? तीनों चेंज हो तो 3 डायमेंशन क्यों कहते हैं? इसका एक फिजिकल मतलब भी है। किताबों में तो आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, लॉजिकली मैं अब आपको यहाँ पर समझा दूं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले मैं मोशन की बात नहीं कर रहा, छोड़ रहा हूं, मुझे पढ़ाना क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। हम मोशन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की। कहते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट सिर्फ जिसमें सिर्फ लेंथ नजर आए, बस एक ही चीज, उसे बोलते हैं 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ भी नजर आ जाए और ब्रेड्थ भी नजर आए, लंबाई भी दिखे चौड़ाई भी दिखे, उसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो, उसे कहा जाता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? जैसे आप अपने सिर से ना एक बाल को तोड़ करके निकालिए और आप उस बाल को खींच के देखोगे ना, तो आप बोलोगे यार इतना लंबा है, यानी कि इसकी लेंथ ज्यादा है। आपको उसमें सिर्फ लेंथ नजर आएगी, साफ देखने पर लेंथ दिखेगी, वैसे उसमें मोटाई पतलाई सब कुछ है, लेकिन वो बहुत छोटी है, बहुत ही कम है, इतनी कम कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। हम सिर्फ बोलते हैं यार ये बाल जो है ये लेंथ है इसके अंदर, तो आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज नजर आ रही है, क्या? इसकी लेंथ।
तो मैं बोलूंगा बाल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, हेयर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? वन डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ नजर आ रही है। रस्सी वन डायमेंशनल है, सिर्फ लेंथ नजर आ रही है। धागा वन डायमेंशनल है, सिर्फ लेंथ नजर आ रही है। एक खंबा पतला सा वन डायमेंशनल है, सिर्फ लेंथ नजर आ रही है। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। वैसे तो भाई अभी चलो बात करते हैं। अब अगर बात करूं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की, तो आप बोलोगे सर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेड्थ भी हो, लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तो उसे बोलेंगे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि दो दो डायमेंशन है, लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। जैसे आपके पास आपकी एक कॉपी या किताब जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ लिखेंगे, उस किताब का एक पेज लीजिए और उसे फाड़िए। उस पेज को जब आप देखेंगे ना फाड़ करके, तो आपको दिखेगा यार वो पेज ना बिल्कुल ऐसा प्लेन सा नजर आ रहा है, और इस पेज के अंदर आप बोलोगे सर ये जो चीज हमें नजर आ रही है ये हमारे पेज की क्या है? लेंथ है, और ये जो चीज नजर आ रही है पेज की ब्रेड्थ है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि इस पेज के पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, तो इसका मतलब ये जो पेज है वो एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। मेरा ये जो बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है, इस बोर्ड में मुझे इसकी लेंथ दिखाई दे रही है, सॉरी ये इसकी ब्रेड्थ नजर आ रही है, और ये क्या है इसकी? ये पूरी इसकी लेंथ है। तो इसका मतलब इसके पास लेंथ भी है, इसके पास ब्रेड्थ भी है, तो इसको मैं बोलूंगा ये एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ऐसी चीजें जिनमें लंबाई हो और चौड़ाई हो वो टू डायमेंशनल है। अभी आप लोग मुझे जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं उस स्क्रीन में सिर्फ आपको लेंथ नजर आ रही होगी, यहां से शुरू करा यहां तक ये लेंथ, और ये क्या है इसकी? ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई, और ये क्या होगी इसकी? चौड़ाई। तो इसका मतलब जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिस भी आप लैपटॉप की, मोबाइल की, किसी भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो जो स्क्रीन है वो टू डायमेंशनल है। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो, उसे बोलेंगे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। सपोज कर लीजिए अगर मैं मान लीजिए मैं इस तरीके से ये वाला ये एक मेरे पास इस तरीके का ये एक गत्ता है, ये ऐसा है कुछ, इस पे लिखा हुआ है कुछ भी, तो आप इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे सर इसमें लेंथ है और इसमें ब्रेड्थ है, तो ये टू डायमेंशनल है, सिर्फ टू डायमेंशनल। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर इस तरीके का एक बॉक्स लेके आऊं, ये देखिए ये मेरे हाथ में एक बॉक्स है, तो आप बोलोगे सर ये थ्री डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें ना लेंथ नजर आ रही है, ये क्या इसकी लेंथ, हमें इसके अंदर ना इसकी ब्रेड्थ भी नजर आ रही है, ये क्या इसकी ब्रेड्थ, और हमें इसके अंदर इसकी हाइट भी नजर आ रही है, ये क्या इसकी हाइट, आप इसे थिकनेस भी बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे हमें इसकी लेंथ भी नजर आ रही है, इसकी ब्रेड्थ भी नजर आ रही है और इसकी हाइट भी नजर आ रही है, तो मैं बोलूंगा ये जो बॉक्स है ये कैसा बॉक्स है? ये थ्री डायमेंशनल बॉक्स है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है? थ्री डायमेंशनल। एक खाली पेज की बात करोगे तो ये खाली टू डायमेंशनल होगा, और अगर सिर्फ एक लेंथ की, एक रॉड की, एक वायर की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो अब आप समझ गए कि वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है और थ्री डायमेंशनल क्या होता है। वैसे अगर बोले तो हर चीज थ्री डायमेंशन है। अब कई जने इस बात पे बहस करते हैं कि सर आपने सिर से एक बाल निकाला, तोड़ा, आप बोल रहे हो सिर्फ उसमें लेंथ है। नहीं सर, हम तो उसको हाथ से छूते हैं तो हमें तो उसकी मोटाई भी महसूस होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, वैसे अगर तुम देखोगे माइक्रोस्कोप से उसको जूम करो, बड़ा करो, तो पूरे के पूरे हेयर में तुम्हें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब नजर आएगी। ऐसे तो हर चीज ही थ्री डायमेंशन। फिर हम बाल को वन डायमेंशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमें चौड़ाई वौड़ाई का एहसास नहीं होता, हमें ज्यादातर जो साफ नजर आता है वो लेंथ नजर आती है। यूं बोलो कि लेंथ इतनी लंबी है कि लेंथ के कंपैरिजन में चौड़ाई बहुत ज्यादा छोटी पतली है, तो हम उसको इग्नोर करके सीधा बोलेंगे बस लेंथ इसमें दिख रही है, तो इसका मतलब ये कैसा है? वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मैंने आपको ये चीज बता दी और समझा दी। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, अभी के लिए ना मैं इस चीज को इतना ही रहने देता हूं। अगली क्लास में हम लोग वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे। सॉरी, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन को स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट तो मैंने समझाने के लिए बताया कि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि आखिर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो अब बाकी की चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सर